साल था 1972, महीना जुलाई का। पाकिस्तान का सूबा सिंध जैसे आग की लपेट में था। ये आग लगी थी ज़बान के नाम पर और इसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। ये सिर्फ अल्फाज की जंग नहीं थी, नहीं, बल्कि ये शनाख्त, ताकत और तारीख की एक बहुत गहरी और खूनी कशमकश थी। 47 ये वो सरकारी अदद है उन जानों का जो जुलाई 1972 के लिसानी फसादात में ज़ाया हुई। लेकिन सोचिए, ये सिर्फ एक हिंदसा नहीं है, ये एक अलमनाक याद दहानी है कि कैसे ज़ुबान के नाम पर पड़ोसी एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। रोज़नामा जंग में छपी ये एक लाइन उस वक्त उर्दू बोलने वालों के गुस्से और बेबसी की जैसे आवाज़ बन गई। लेकिन एक अखबार की सुर्खी में इतनी ताकत कहाँ से आई? इसके पीछे था एक कानून, एक बिल जिसने पूरे सूबे में आग लगा दी थी। तो आखिर ये कौन सा बिल था जिसने ये सारा हंगामा खड़ा किया? ये था 1972 का सिंधी ज़ुबान का बिल, और ये वो लम्हा था जब अल्फाज हथियारों में बदल गए थे। तारीख थी 7 जुलाई 1972 की। सिंध असेंबली ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सब कुछ बदल दिया। फैसला यह था कि सिंधी सूबे की वाहिद सरकारी ज़ुबान होगी। सिर्फ इस एक ऐलान ने लाखों लोगों की दुनिया हिला दी, खास तौर पर उर्दू बोलने वाले मुहाजिरों की, यानी वो लोग जो 1947 की तकसीम के बाद हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे। उन्हें लगा कि उनकी शनाख्त, उनकी ज़ुबान, सब कुछ खतरे में पड़ गया है। इस बिल की दो शिकें ऐसी थीं जिन्होंने सबसे ज़्यादा तनाज़ा खड़ा किया। शिक नंबर 4 ने स्कूलों में सिंधी को लाजमी करार दे दिया, यानी आने वाली नस्लों के लिए तालीम का पूरा मंजरनामा ही बदलने वाला था। और फिर थी शिक नंबर 6, जिसने सरकारी दफ्तरों और अदालतों में उर्दू की जगह सिंधी को फ़रोग़ देने का रास्ता खोल दिया। इससे उर्दू बोलने वालों को लगा कि उनके लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक बिल की नहीं थी, इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, इतनी गहरी कि दो ज़बानों और उनसे जुड़ी दो मुख्तलिफ शनाख्तों तक जाती थीं। ये जंग इस सवाल पर थी कि सिंध की सरजमीन पर असल हक किसका है। यहाँ दरअसल दो दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ थी सिंधी, इस धरती की कदीम ज़ुबान जिसकी जड़ें हज़ारों साल पुरानी वाद्य सिंध की तहजीब में थीं, और दूसरी तरफ थी उर्दू, नए मुल्क पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान और उन लाखों मुहाजिरों की शिनाख्त जो तकसीम के बाद अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आए थे। तो ये सिर्फ दो ज़ुबानों का नहीं, बल्कि दो तारीख़ों का तसादुम था। देखिए, ये कशीदगी कोई रातों रात पैदा नहीं हुई थी। कदीम ज़माने से सिंधी इस इलाके की ज़बान थी। फिर 1947 में तकसीम ने सब कुछ बदल दिया। उर्दू बोलने वाले मुहाजिरों की एक बहुत बड़ी तादाद सिंध आई, और सिर्फ एक साल बाद 1948 में रियासत ने उर्दू को वाहिद कौमी ज़बान करार देकर बाकी सब इलाकाई ज़बानों को जैसे नज़रअंदाज कर दिया। यही वो बेचैनी थी जो दिहाइयों तक अंदर ही अंदर सुलगती रही और आखिरकार 1972 में आग बनकर भड़क उठी। अब ज़रा बड़े मंजरनामे पर नज़र डालते हैं। सिंध में जो कुछ हुआ वो कोई अलग थलग वाक़या नहीं था। ये पूरे पाकिस्तान में जारी एक बहुत बड़ी जद्दोजहद की एक कड़ी थी, मुल्क के अपने शिनाख्ती बहरान की जद्दोजहद। सच तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ एक मरकज़ी कौमी शनाख्त और उसके मुतनव्वे नस्ली और लिसानी ग्रोहों के दरमियान इसी कशीदगी से भरी पड़ी है। जो कुछ सिंध में हुआ वो किसी न किसी शक्ल में मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा था। ये एक ही कहानी थी जो पूरे मुल्क में अलग अलग नामों से दोहराई जा रही थी। मशरिकी पाकिस्तान में बंगाली ज़बान के मसले ने बांग्लादेश को जन्म दिया। बलूचिस्तान में ज़ुबान और वसाइल की जंग आज तक जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून कौम परस्ती की बुनियाद भी लिसानी शनाख्त पर है, और सिंध में इसी एहसास महरूमी ने सिंधु देश जैसी अलैदगी पसंद तहरीकों को हवा दी। इस सारी कशमकश की जड़ में एक बुनियादी सियासी तसव्वुर है, मरकज़ी कौम परस्ती। यानी ये वो रियासती पॉलिसी है जो एक ज़बान और एक मज़हब की बुनियाद पर एक कौमी शनाख्त को फ़रोग़ देती है, और इस कोशिश में अक्सर मुल्क की दूसरी इलाकाई और नस्ली शनाख्तों को नज़रअंदाज कर देती है। यही वो पॉलिसी है जो बार बार ऐसे तनाज़ात को जन्म देती है। तो अब कहानी को मौजूदा दौर में लाते हैं। ये मसला तारीख़ का हिस्सा बनकर नहीं रह गया। 1972 की वो बाज़गश्त आज भी पाकिस्तान के इख्तिदार के ऐवानों में साफ सुनाई देती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये 2017 की सेनेट रिपोर्ट। इससे साफ पता चलता है कि ज़ुबान के हकूक़ की जंग कोई पुरानी भूली बिसरी कहानी नहीं, बल्कि एक जिंदा हकीकत है जो आज भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लड़ी जा रही है। उस नए बिल का मकसद भी वही था जो 1972 की बुनियादी शिकायत थी, इलाकाई ज़बानों को कौमी सतह पर तस्लीम करना।
بل میں تجویز دی گئی کہ سندھی، بلوچی، پشتو اور پنجابی جیسی بڑی زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 2017 میں بھی دلائل بالکل وہی تھے جو 1972 میں تھے۔ بل کے حامی کہہ رہے تھے کہ علاقائی زبانوں کو قومی درجہ دینے سے وفاق مضبوط ہوگا اور لوگوں کا احساس محرومی ختم ہو جائے گا۔ دوسری طرف مخالفین کا وہی پرانا موقف تھا کہ صرف اردو ہی قومی اتحاد کی ضمانت ہے اور مزید زبانوں کو تسلیم کرنے سے ملک مزید تقسیم ہو جائے گا۔ یہ بالکل وہی بحث تھی، بس 50 سال کے فرق کے ساتھ۔ بل کے حامیوں نے واضح طور پر کہا کہ ان کا مقصد وفاقی اکائیوں کی زبانوں کو تحفظ دینا اور احساس محرومی کو ختم کرنا ہے۔ ان کے نزدیک اتحاد مسلط کرنے سے نہیں بلکہ تنوع یعنی ڈائیورسٹی کا احترام کرنے سے آتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود نتیجہ کیا نکلا؟ کمیٹی نے تو بل کو منظور کرنے کی سفارش کر دی، لیکن حکومتی وزارتوں نے اس کی مخالفت کی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مسئلہ آج بھی حل ہونے سے بہت دور ہے۔ اور یہی بات ہمیں آج کے سب سے بڑے سوال پر لا کر چھوڑتی ہے کہ آخر ایک ملک اپنی بے پناہ رنگا رنگی کا جشن مناتے ہوئے متحد کیسے رہ سکتا ہے؟ 1972 سے لے کر آج تک پاکستان اسی ایک سوال کا جواب تلاش کر رہا ہے۔